व्यूअर्स, दृष्टि द एम पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष दृष्टि द एम द्वारा चलाई जा रही प्रोग्राम एग्जाम बूस्टर्स का छठा वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। अगर आप लोगों ने इससे पहले का 5 वीडियो नहीं देखा है तो इसे आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट से जाकर ज़रूर देखें, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ से भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जाकर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। और लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न। ये प्रश्न था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए बनाई गई मशीन राष्ट्र को समर्पित की। इस मशीन का नाम क्या है? कोवास 6800, कोवास 500, कॉम्बैट कोविड 100 या एलिसा 100। आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा कोवास 6800 अर्थात कोवास 6800। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC के दौरे के दौरान कोवास 6800 नामक मशीन राष्ट्र को समर्पित किया। आपको बता दें यह एक ऐसी पहली जांच मशीन है जिस सरकार ने कोविड-19 के मामलों की जांच के लिए खरीदा है। इस मशीन को NCDC में स्थापित किया गया है। कोवास 6800 एक रोबोटिक्स इनेबल्ड अत्याधुनिक मशीन है। यह मशीन स्वास्थ्यकर्मियों में इन्फेक्शन के खतरे के साथ साथ संदूषण यानी कॉन्टेमिनेशन के अवसरों को कम करती है, अर्थात इसके खतरे को ये कम करती है। इसका कारण यह है कि इसे सीमित मानव हस्तक्षेपों अर्थात लिमिट ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ साथ रिमोट द्वारा संचालित करना संभव है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं इस सेशन का। आज का पहला प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस अर्थात वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है? 18 मई, 16 मई, 20 मई या फिर 21 मई? आपको बता दें इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 20 मई। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। 20 मई को दुनिया भर में विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे मनाया गया। इस साल के विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम है वी इंगेज्ड पोलिनेटर्स, यानी परागकणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले जीवों के महत्व, उनके सामने आने वाले खतरों और सतत विकास में उनके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में पोलिनेटर्स की संख्या में आ रही गिरावट से जैव विविधता को भी नुकसान पहुंच रहा है। गौरतलब है कि मधुमक्खी, तितली, चमगादड़ और चिड़िया जैसे अन्य पोलिनेटर्स मानव गतिविधियों के कारण खतरे का सामना कर रहे हैं। पोलिनेटर्स न केवल खाद्य सुरक्षा में सीधे तौर पर योगदान देते हैं, बल्कि ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए आज के सेशन का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर केरल? आपको बता दें इसका उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में 115 बाघों और 151 तेंदुओं की उपस्थिति दर्ज की गई है। यह टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र के सबसे बड़े और सबसे पुराने नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। आपको बता दें यह टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल है। इस टाइगर रिजर्व में दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती टिक वन यानी साउदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस टिक फॉरेस्ट बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। आइए आज के सेशन का तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सरकार ने 6 शहरों को 5 स्टार गार्बेज फ्री टैग दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इन 6 शहरों में शामिल नहीं है? इंदौर, अंबिकापुर, जयपुर या फिर नवी मुंबई? आपको बता दें इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी जयपुर। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शहरों के लिए गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग के रिजल्ट की घोषणा की है। इसके मुताबिक कुल 141 शहरों को रेटिंग दी गई है। 6 को 5 स्टार,
65 को 3 स्टार और 70 को 1 स्टार दी गई है। जिन 6 शहरों को 5 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग दी गई है वे शहर इस प्रकार हैं। पहला अंबिकापुर जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। दूसरा इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। राजकोट और सूरत गुजरात में स्थित है। और मैसूर कर्नाटक में स्थित है। नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इस प्रकार देखा जाए तो इसमें जयपुर कहीं नहीं है, इसलिए इसका आंसर जयपुर है। इसके बाद नई दिल्ली, करनाल, तिरुपति, विजयवाड़ा, चंडीगढ़, अहमदाबाद, भिलाई नगर, भोपाल, जमशेदपुर इत्यादि को 3 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग वाले शहरों के लिस्ट में रखा गया है, जबकि रोहतक, ग्वालियर, महेश्वर, बड़ोदरा, भावनगर इत्यादि 1 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग वाले शहरों में शामिल रहे हैं। आइए आज के सेशन का चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है 1816 ईस्वी में हुई सुगौली की संधि का संबंध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अन्य किस देश के साथ था? भूटान, नेपाल, बर्मा या फिर जापान? आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। हाल ही में नेपाल ने अपने उस नक्शे को मान्यता दे दी है जिसमें काला पानी, लिम्पियाधुरा और लीपू लेक को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। आपको बता दें कि भारत और नेपाल लगभग 1800 किलोमीटर की एक लंबी सीमा साझा करते हैं। सुगौली संधि के तहत भारत और नेपाल के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। यह संधि 1816 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। इस संधि के मुताबिक काली अथवा महाकाली नदी के पश्चिमी का हिस्सा भारत का होगा, जबकि पूर्व का हिस्सा नेपाल का होगा, ऐसा तय हुआ था। आइए आज के सेशन का पांचवा प्रश्न देखते हैं। सुर्खियों में रही सकटकर समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पर्यावरण न्याय, खेल अवसंरचना का निर्माण, सीमा पर ढांचागत संरचना निर्माण या फिर अंतर्राज्यीय जल विवाद? आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सीमा पर ढांचागत संरचना निर्माण। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। हाल ही में सकटकर समिति की कुछ सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। ये सिफारिशें सीमा पर ढांचागत संरचना निर्माण से संबंधित है, अतः स्पष्ट है कि सकटकर समिति का संबंध सीमा पर ढांचागत संरचना निर्माण से है। आपको बताते चलें कि 2016 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एक 11 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति की अध्यक्षता रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DB सकटकर ने की थी। आइए आज के सेशन का छठा प्रश्न देखते हैं। हमारा वायुमंडल कुल 5 परतों में विभाजित है। इस वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का क्या नाम है? आपको बता दें इसके आंसर को देखने से पहले हम सबसे पहले इनके व्याख्या को देखते हैं। हमारा वायुमंडल कुल 5 परतों में विभाजित है। इन परतों के नाम इस प्रकार है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर तक होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है और इसका विस्तार लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वहीं मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। इसका विस्तार लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। मध्य मंडल के ऊपर बाह्य वायुमंडल वाली परत आती है। यह लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक फैली हुई है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। हीलियम, हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें इस परत में तैरती रहती है। इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बहिर्मंडल, क्योंकि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल ही है, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बहिर्मंडल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। दूसरा कह रहा है कि आयन मंडल समताप मंडल का एक भाग है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? केवल 2, 1 और 2 दोनों, केवल एक या इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है।
आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। समताप मंडल बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है, जिस कारण यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। आपको बता दें कि समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है और यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है और हमें कई तरह के असाध्य रोगों से बचाती है। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता के साथ बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। साथ ही इस परत का उपयोग रेडियो संचार के लिए किया जाता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा वापस पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है, जिसके कारण रेडियो टेलीविज़न चलाने में हम पृथ्वी पर सक्षम होते हैं। तो आइए आज के सेशन का 8वां प्रश्न देखते हैं। उत्तरी भारत में बहने वाले गर्म एवं शुष्क पवन को लू कहते हैं। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की पवन का उदाहरण है? स्थानीय पवन का, अस्थायी पवन का, व्यापारिक पवन का या फिर मौसमी पवन का? आपको बता दें इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्थानीय पवन। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। पवन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला अस्थायी पवन, दूसरा मौसमी पवन, तीसरा स्थानीय पवन। अस्थायी पवनों को व्यापारिक पवनें भी कहा जाता है। आपको बता दें कि व्यापारिक पवन पछुआ और पूर्वी पवनें अस्थायी पवनों के उदाहरण हैं। यह पवन वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती रहती है, जबकि मौसमी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। भारत में मानसूनी पवनें मौसमी पवन का उदाहरण है। स्थानीय पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष भर अथवा दिन के किसी विशेष समय में चलती है। जैसे कि स्थल एवं समुद्री समीर इसके उदाहरण है। स्थानीय पवनों का एक अन्य उदाहरण है लू। उत्तरी भारत में बहने वाली गर्म शुष्क पवन को लू कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि लू किस तरह की पवनें हैं, तो स्थानीय पवन। आइए आज के सेशन का 9वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब घटता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सबसे अधिक होता है। उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है। निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 4, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि उपरोक्त सभी कथन सही है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब में तेजी से गिरावट आती है, जबकि समुद्री स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। इसके अलावा वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा भी प्रभावित होता है। उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है और निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है। गौरतलब है कि वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। आइए आज का 10वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं। सेल्सियस पैमाने पर जल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 1 डिग्री, 0 डिग्री, 3 डिग्री या फिर 2 डिग्री? आपको बता दें जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सेल्सियस पैमाने पर जल का होता है 0 डिग्री, अर्थात यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तापमान को मापने की मापक इकाई डिग्री सेल्सियस होती है। इसका आविष्कार एंड सेल्सियस ने किया था, इसलिए इसका नाम डिग्री सेल्सियस पड़ा। सेल्सियस पैमाने पर जल का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जमता है, जबकि सेल्सियस पैमाने पर जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है। तो ये था आज का 10 प्रश्न। अब देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। और आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग कमेंट्स बॉक्स में इनका आंसर देने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखें। तो आइए आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च करने की बात कही है? राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार या फिर झारखंड सरकार?
तो आज के सेशन में इतना ही। तब तक के लिए अलविदा। जब तक मैं एक और वीडियो ऐसे ही आप लोगों के समक्ष लेकर आता हूं और इस प्रश्न के जवाब के साथ अन्य 10 प्रश्न और उसके उत्तर को लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर होता हूं। तब तक के लिए अलविदा। तब तक अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।